गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में हमने विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंध या पड़ोस के साथ संबंध के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलनों का उभार। ठीक है, क्षेत्रीय दल हमारे यहाँ बहुत सारे दल हैं, है ना। लेकिन कुछ राजनीतिक दल होते हैं और कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, तो उन्हीं क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय आंदोलनों का उभार हम पढ़ेंगे। ठीक है। 1967 से 1971 के समय को क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलनों का समय कहा जाता है। इस अवधि में बहुत से क्षेत्रीय दलों ने अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित की तथा कई आंदोलन इस दौरान उभरे। ठीक है, 1967 से 71 का समय जो है क्षेत्रीय दलों का और क्षेत्रीय आंदोलन का समय कहा जाता है कि इस समय बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का जो है जन्म हुआ और क्षेत्रीय दलों ने अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित की तथा कई आंदोलन इस दौरान हुए। इन रुझानों की शुरुआत 1967 के चुनावों से होती है। जिन समूहों को आर्थिक नीतियों के लाभ मिलने लगे थे, उन्होंने संगठित होकर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन चुनावों से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। हमने समूहों के बारे में पढ़ा था और जो समूह थे जब उनको आर्थिक नीतियों से उनके लाभ मिलने लगे थे। ठीक है, देखिए बताया गया है यहाँ पे क्या कि जो समूह थे, जिन समूहों को आर्थिक नीतियों से लाभ मिलने लगे थे, अब उन्होंने क्या किया था कि वो एक संगठित होकर अब क्या कर रहे थे, अपने जो लाभ थे उसको उन लोग सत्ता प्राप्ति करने के लिए लगाने लगे। इन चुनावों से उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। इन चुनावों में उन जातियों और समूहों का उभार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जिनकी आर्थिक स्थिति भूमि सुधार या अन्य आर्थिक योजनाओं से सुधरी थी। ठीक है, उन जातियों और समूहों का जन्म या उभार या वो आगे आने लगे जिनकी स्थिति जो है उस समय भूमि सुधार या अन्य आर्थिक योजनाओं से सुधरी थी या वो आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे थे। इन चुनावों में हालांकि कांग्रेस को लोकसभा में 284 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद के चुनाव में यह कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन था। ठीक है, क्या हुआ कि इस समय जो है कांग्रेस को जो है 284 सीटों के साथ बहुमत तो मिला, लेकिन आज़ादी के बाद जो है इस प्रकार के आम चुनाव में जो है कांग्रेस की ये अब तक की सबसे बुरी स्थिति थी या बुरा प्रदर्शन था। कांग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल राज्यों के विधानसभाओं में हार झेलनी पड़ी थी। भारत के चुनावी राजनीतिक इतिहास में यह सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव था। इन चुनावों से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही है तथा देश बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आज़ादी के बाद से हमने एक जो है पैराग्राफ पढ़ा था, क्या, एक दल का वर्चस्व। तो इसमें यह स्पष्ट हो गया था कि आज़ादी के बाद जो है शुरू से ही कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस की सरकार बन रही थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था अन्य राजनीतिक दलों की जड़ें भी मजबूत हो रही थी और अब इस चुनाव से यह स्पष्ट हो गया था कि भारत जो है बहुदलीय प्रणाली की ओर विकसित हो रहा है और लोकतांत्रिक जो जड़ें हैं वो मजबूत हो रही है। तमिलनाडु तथा केरल में विपक्षी दलों ने अपेक्षाकृत स्थायी सरकार बनाई, जबकि अन्य राज्यों में विपक्षी दलों ने आपस में गठबंधन करके सरकार बनाई। अर्थात अलग अलग दल थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक साथ मिलकर जो है गठबंधन किया। गठबंधने सरकार अधिक देर तक नहीं चल सकी तथा दल बदल तथा भ्रष्टाचार की वजह से यह सरकार धीरे धीरे गिरने लगी। कि जब कोई जो है साझा रूप में काम करता है तो वो सरकार जो है ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, क्योंकि सभी को जो है उसमें लाभ चाहिए होता है और भ्रष्टाचार, फिर दल बदल भारतीय राजनीतिक दल की एक सबसे बड़ी कमी है या सबसे बड़ी बुराई है कि यहाँ पर दल बदल जो है अधिक होता है कि कोई दल से दूसरे दल में अपने आपसी हितों के लिए वे चले जाते हैं। इस अवधि में देश के कई क्षेत्रों में क्षेत्रीयता की भावना का उभार हुआ। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य की मांग पेश की गई कि भाई हमको जो है अब अलग राज्य चाहिए। यह मांग मुख्य रूप से उस्मानिया विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रारंभ की गई। उनकी मुख्य शिकायत थी कि राज्य में विकास के लाभ कुछ चुनिंदा इलाकों तक ही पहुंच रहे हैं। 1969 में असम के जनजातीय जिलों के खासी, जयंतिया और गारो
कबीलों के इलाकों को छोड़कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। ठीक है, खासी गारो जयंतिया यहीं पर जो है चेरापूंजी, इसी पहाड़ियों पर जो है चेरापूंजी स्थित है। हालांकि पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हो गया था, लेकिन पंजाब को राजधानी के रूप में चंडीगढ़ नहीं मिला था। 1968-69 में चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार धरने और प्रदर्शन हुए। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के नेतृत्व में यह मांग की गई कि मुंबई केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। विशेष रूप से दक्षिण भारतीय उनके निशाने पर थे, क्योंकि कुछ दलों का कहना था कि दक्षिण भारतीयों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को मुंबई में काम नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार हम देखें कि क्षेत्रीयता की भावना का विकास हो रहा था। इसके लिए जो है अलग अलग राज्यों की मांग की जाने लगी थी। इसी प्रकार कश्मीर, नागालैंड आदि राज्यों में युवा वर्ग द्वारा पुरानी मांगें उठाई जा रही थी, और ये सब हो रहा था क्षेत्रीय दलों के कारण। ठीक है बच्चों, अगला हमारा है 14.2.7 राज्य भाषा का सवाल और हिंदी विरोधी आंदोलन। आपको देखिए, पहला तो आपको चित्र में ही दिख रहा है हिंदी डाउन डाउन। ठीक है, राज्य भाषा का सवाल, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, परंतु राज्य भाषा का सवाल और हिंदी विरोधी आंदोलन की प्रत्येक राज्यों ने हिंदी को स्वीकार नहीं किया था। चलिए देखते हैं। संविधान सभा में लंबी बहस के बाद निर्णय लिया गया कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ कि संविधान सभा में लंबी बहस के बाद निर्णय लिया गया कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यह भी तय हुआ कि अगले 15 साल तक अंग्रेजी हिंदी के स्थान पर राज्य भाषा के रूप में प्रयोग होती रहेगी। ठीक है, क्या तय हुआ कि अगले 15 साल तक अंग्रेजी जो है हिंदी के स्थान पर जो है राज्य भाषा के रूप में प्रशासनिक कार्यों के लिए, सरकारी कार्यों के लिए जो है प्रयोग होती रहेगी। इसके अनुसार 1965 में हिंदी को राज्य भाषा बनाया जा रहा था। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसका विरोध शुरू हो गया। आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव तमिलनाडु में देखा गया। तमिलनाडु में इस निर्णय के खिलाफ राज्यव्यापी हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया गया, और इस दौरान धरना प्रदर्शन और हड़ताल बड़े पैमाने पर हुए। ठीक है, जब 1965 में जो है हिंदी को राज्य भाषा बनाने के लिए जो है बात हुई, तो उस समय जो है इसका विरोध शुरू हो गया, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ के लोग जो है गैर हिंदी भाषी थे, अर्थात वो हिंदी नहीं बोलते थे। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है तमिलनाडु में देखा गया। तमिलनाडु में इस निर्णय के खिलाफ राज्यव्यापी हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया गया। इस दौरान धरना प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर हड़ताल हुए। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। 70 से अधिक लोग इस दौरान जो है मारे गए। कांग्रेस खुद इस मुद्दे पर भीतर से बढ़ गई और तमिलनाडु के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस निर्णय का प्रभाव ये रहा कि कांग्रेस ही 2 भागों में बढ़ गया, और तमिलनाडु के जो 2 केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य की सहमति के बिना उन पर हिंदी नहीं थोपी जाएगी, अर्थात जो भी राज्य है उस पर बिना उनकी परमिशन के जो है हिंदी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, इतने लंबे कड़े विरोध के बाद, इसके बाद भी आंदोलन शांत नहीं हुआ, और सन 1967 के चुनाव में तमिलनाडु में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसका प्रभाव ये रहा कि 1967 में जब चुनाव हुआ तो तमिलनाडु में अपनी इस नीति के कारण या इस फैसले के कारण जो है हार का सामना करना पड़ा। अंततः 1967 में सरकार ने अधिनियम में कुछ बदलाव किए। इसमें हिंदी विरोधियों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। नए प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारें अपनी राज्य भाषा का चुनाव खुद कर सकती है। ठीक है, और अंततः यह फैसला लिया गया कि प्रत्येक राज्य की सरकारें जो है अपनी राज्य भाषा का चयन खुद कर सकती है। यह भाषा हिंदी, अंग्रेजी या इनके अलावा कोई अन्य भाषा हो सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारी राज्य भाषा छत्तीसगढ़ी है। हर स्टेट की जो है अपनी अलग अलग राज्य भाषा है। (14.3) भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं, जिसमें सबसे पहले है
बैंकों का राष्ट्रीयकरण और विप्री पर्स की समाप्ति। ठीक है बच्चों, प्रीवी पर्स, सॉरी, प्रीवी पर्स क्या होता है? जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि कोई एक समूह है, कोई एक व्यक्ति है जो शासकीय कर्मचारी है, जब वो रिटायरमेंट होता है तब उन्हें पेंशन देते हैं। तो हमारे जब देश आज़ाद हुए उसके पहले जो है हमारा देश जो है क्या था कि बहुत सारे राजाओं नवाबों का शासन था, राजे रजवाड़ों में जो है ये बटा हुआ था। तो जब वो अपनी ज़मीन को या अपनी जो भी क्षेत्र है उसको भारत में शामिल किए, तो उसके बदले जो है सरकार जो है उन्हें पेंशन देती थी। उस पेंशन को ही जो है क्या कहा जाता है? प्रीवी पर्स। तो 1967 के बाद जो प्रमुख घटनाएं थी उसमें था बैंकों का एक तो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, और जो भी राजे रजवाड़े हैं उनको जो भी पेंशन दिया जाता था उसकी समाप्ति की गई। आज़ादी के 20 साल में औद्योगिक विस्तार तो हुआ मगर देश में गरीबी की समस्या में कमी नहीं आई और कृषि भी अभी भी उपेक्षित रहा। हमने पहले भी पढ़ा था कि देश में जो है उत्पादन बढ़ रहा था, उद्योग बढ़ रहे थे, लेकिन क्या है, लोगों में जो गरीबी थी वो कम नहीं हो रही थी। साथ ही कृषि के लिए जो पंचवर्षीय योजना में लागू करके जो है कृषि को बढ़ावा दिया गया था वो भी जो है सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। इस कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता में भी भारी कमी दिख रही थी। पार्टी के अंदर भी आपसी तनाव बढ़ रहा था। इन बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बुनियादी नीतिगत बदलावों की योजना बनाई। ठीक है, एक तो कांग्रेस में जो है लोकप्रियता की कमी आ रही थी और इन सब को देखते हुए जो है क्या हुआ कि एक योजना बनाई गई। अमीरों के विरुद्ध और गरीबों के पक्ष में वे लोकप्रिय नीतियां लागू करना चाहती थी और साथ ही कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अमीरों के विरुद्ध और गरीबों के पक्ष में वो नीतियां लागू करना चाहती थी, साथ ही साथ जो है कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती थी। उदाहरण के लिए वे भूतपूर्व राजाओं महाराजाओं को स्वतंत्रता के समय से भारत सरकार की ओर से दिए जा रहे अनुदान को समाप्त करना चाहती थी। ठीक है, जो राजा महाराजा थे उन्हें जो अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता था उसे वो बंद करना चाहती थी। साथ ही वे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी ताकि उनका उपयोग गरीबों की मदद के लिए और कृषि क्रांति के लिए किया जा सके। सिंचित क्षेत्रों में किसानों को ऋण व अनुदान देकर उन्नत बीज, खाद और दवाओं के उपयोग से उत्पादन को बढ़ाने की योजना शुरू हुई। इस प्रकार जो है इंदिरा गांधी ने जो है क्या किया कि देश की राजनीति का जो प्रमुख घटनाएं थी कि जो गरीबी है उसको दूर किया जा सके और कृषि योजनाओं को बढ़ाकर जो है लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ा सके। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो पूछेंगे। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, थैंक यू।